नमस्ते दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर में हमने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा था पोटेंशियल के बारे में? क्या होता है पोटेंशियल? भी एक तरह की, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया था, उसी तरीके से स्केलर फील्ड डिफाइन की गई थी। किसी चार्ज के आसपास के इन्फ्लुएंस को, उसी फील्ड को, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी फील्ड को एक स्केलर क्वांटिटी द्वारा डिफाइन किया गया था, जिस क्वांटिटी को हमने कहा था पोटेंशियल। ठीक है। और पोटेंशियल की डेफिनेशन हमने पढ़ी, पोटेंशियल का सिग्निफिकेंस क्या होता है, क्यों पढ़ रहे हैं उसको, क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में या फिर किसी चार्ज के आसपास जो है उसके सराउंडिंग में कोई दूसरा चार्ज, गेस्ट चार्ज जिसे हम कहते हैं, अगर वो मूव करे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक या फिर किसी एक पॉइंट से इनफाइनाइट तक जाए, तो वर्क डन कितना होगा ये कैलकुलेट करते हैं हम पोटेंशियल की हेल्प से। ठीक है। तो हमने पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फार्मूला कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, वर्क डन निकालने के लिए। देखिए अल्टीमेटली हमें जाके लास्ट में किसी भी गेस्ट चार्ज की सारी मैकेनिक्स ही, जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, मैकेनिक्स ही डिस्कस करनी होती है। तो जब फोर्स मिल जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से हम फोर्स निकाल लेते हैं, और फोर्स मिल जाता है तो हम वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी मिल गई तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में, और काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी है तो मोमेंटम के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। वर्क डन बचता है। वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम या तो वेरिएबल फोर्स वाला जो कॉन्सेप्ट होता है एफ डॉट डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, वो लगाएं, या फिर दूसरा तरीका हमने क्या खोजा है, पोटेंशियल पढ़ रहे हैं ताकि हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकें। पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया था? अगर किसी कोई चार्ज है, हमने इसे होस्ट चार्ज बोला था, इसके आसपास सराउंडिंग में जो फील्ड होगी, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन होगी, और दूसरी दूसरी कौन सी फील्ड? एक पोटेंशियल है, पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी एक डिफाइन की गई। इस क्वांटिटी, मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल V है, तो यहां से अगर हम किसी चार्ज को इनफाइनाइट तक लेकर जाएं, तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा वर्क डन होगा वो V इंटू Q इंटू वी होगा। ठीक है। वहां पे फोर्स लगता था, इलेक्ट्रिक फील्ड में याद करिए क्यू ई फोर्स लगता था, यहाँ पे Q इंटू वी वर्क डन हो रहा है। ठीक है, इस बात को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो पहला लेक्चर अच्छे से देखेंगे तो बहुत डिटेल में मैंने इस बात को समझाया है। और हमने पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट भी किया था। कितना आया था? अगर फार्मूला याद हो, के क्यू बाई आर। कोई चार्ज क्यू है, उसके कारण ड्यू टू दिस चार्ज किसी पॉइंट आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाई आर। इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी के क्यू बाई आर स्क्वायर, पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर। ठीक है। डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन होती थी, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड्स द चार्ज। लेकिन पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, वो उस पॉइंट की प्रॉपर्टी है। ठीक है। अब आज हम, जैसे हमने अलग अलग चार्ज के कारण, अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। सबसे पहले पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, के क्यू बाई आर स्क्वायर आया था। तो यहाँ भी हमने सबसे पहले किसके कारण निकाला है? पोटेंशियल। पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल निकाला है, के क्यू बाई आर आया। उस वहां पे बहुत सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने लिए थे, लेकिन यहाँ पे दो तीन, हमें मुश्किल से दो तीन फार्मूले निकालना है। एक तो हमें याद रखना होगा पॉइंट चार्ज का के क्यू बाई आर, जो हमने डेरिवेशन कर लिया है। इसके बाद डाइपोल का याद रखना होगा, और उसके बाद स्फेयर का याद रखना होगा। ठीक है। तो मैं बता दूं, पोटेंशियल जो डिफाइन होता है ना, वो सभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, अलग अलग में हमने कितने सारे फार्मूले पढ़े थे। स्फेयर हो गया, हॉलो स्फेयर हो गया, और सिलेंडर हो गया, लॉन्ग वायर हो गया, लॉन्ग शीट हो गई, पॉइंट चार्ज हो गया, डाइपोल हो गया। बहुत सारे फार्मूले इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डिराइव किए थे और उनको याद किया था। लेकिन यहाँ पे ज्यादा फार्मूले नहीं है, क्योंकि जो पोटेंशियल होता है, एक लाइन में लिख रहा हूँ इसको, आप ध्यान दीजिएगा कि पोटेंशियल इज डिफाइंड, दिख रहा है यहाँ पे, इज ओनली ड्यू टू फाइनाइट चार्ज। फाइनाइट चार्ज, फाइनाइट चार्ज का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए आपका पॉइंट चार्ज हो गया, पॉइंट चार्ज हो गया, डाइपोल हो गया, और क्या हो गया? स्फेयर हो गया, स्फेयर हो गया। इन सब के लिए
जो है पोटेंशियल डिफाइन होता है। इन सबके आसपास जो है सराउंडिंग में हर पॉइंट पे हम एक पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं और डिफाइन करते हैं। पॉइंट चार्ज का तो हमने देख भी लिया है, ठीक है, डाइपोल का देखेंगे, स्फीयर का देखेंगे। लेकिन अगर कोई इनफाइनाइट है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इनफाइनाइट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, याद हो, फार्मूला याद है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और स्फीयर का निकाला था, लॉन्ग शीट का निकाला था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लॉन्ग शीट का भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। लेकिन यहाँ पे हम इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, पोटेंशियल नहीं निकाले, क्योंकि डिफाइन ही नहीं होता है लॉन्ग वायर या फिर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का जो इनफाइनाइट चार्ज होते हैं। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ इस पॉइंट को। ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज, ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज, इनफाइनाइट चार्ज में क्या क्या आ जाएगा? लॉन्ग वायर हो गया आपका, लॉन्ग वायर हो गया, और लॉन्ग शीट हो गई, लॉन्ग शीट, ये सब इनफाइनाइट लॉन्ग है। और लॉन्ग सिलेंडर हो गया, लॉन्ग सिलेंडर हो गया। इन सब के कारण पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड, ठीक है। अगर हमें, हमारे पास कोई फाइनाइट चार्ज है तो उसके कारण हर पॉइंट पे, उसके आसपास सराउंडिंग में हर पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन होता है, पोटेंशियल का फार्मूला होता है। लेकिन अगर इनफाइनाइट चार्ज डेंसिटी दी गई है, कोई लॉन्ग वायर दिया गया है, लॉन्ग शीट दी गई है, तो उसके कारण पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता है, उसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है। तो अब क्यों ऐसा क्यों होता है, चलिए एक बार हमें देख लेते हैं क्यों होता है। मान लीजिए हमारे पास एक लॉन्ग वायर है इस तरह से, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। तो पोटेंशियल की जो बेसिक डेफिनेशन अगर आपको समझ में आया होगा ना, तो ये रीजन ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों पोटेंशियल डिफाइन नहीं है इस वायर के आसपास, यहाँ पे, यहाँ मान लीजिए एक पॉइंट है पी, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं डिफाइन है, नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों हो रहा है? तो पोटेंशियल की डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन क्या थी कि अगर एक पॉइंट से, किसी एक पॉइंट से हम किसी चार्ज को इनफाइनाइट तक ले जाएं, तो इस वायर के, मान लीजिए यहाँ पर हम एक चार्ज रखें क्यू, या फिर यूनिट चार्ज की बात की थी हमने, तो एक कूलम का चार्ज लें और इसको यहाँ से इनफाइनाइट तक ले जाएं, तो जो वर्क डन होगा, वर्क डन कौन सा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी या फिर जो इलेक्ट्रिकल फोर्स बनेगा, इसका फोर्स बनेगा, उसके कारण जो वर्क डन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल बोल देंगे। इस पॉइंट का पोटेंशियल वीपी, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कहां से कहां तक, उस पॉइंट से इनफाइनाइट तक हमें ले जाना है। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, अगर आप इस बात का, इनफाइनाइट के सेंस को समझ गए, तो आपको ये रीजन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब ये होता है, जैसे इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं होता कि सच में इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हम ले ले रहे हैं, मतलब जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं ना, जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं, वो इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो हम बोल देते हैं इसको इनफाइनाइट बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए एक चींटी है बोर्ड पे, इस बोर्ड पे एक चींटी है, तो चींटी जहां भी देखेगी, ऊपर देखेगी, इधर देखेगी, नीचे देखेगी, सब जगह चारों तरफ से बोर्ड ही तो नजर आएगा, तो उसके लिए ये बोर्ड हो गया इनफाइनाइट। लेकिन क्या इनफाइनाइट ये सच में है? लेकिन हमारे लिए क्या ये इनफाइनाइट है बोर्ड? हम तो देख रहे हैं, उसके ऊपर भी देख सकते हैं, आसपास चारों तरफ देख सकते हैं, तो हमारे लिए इनफाइनाइट नहीं है। लेकिन अगर एक चींटी हो, छोटी सी ऑब्जेक्ट हो, तो उसके लिए ये बोर्ड इनफाइनाइट हो जाता है। तो उसी तरीके से अगर अगर एक छोटा सा वायर होता तो उसको हमें इनफाइनाइट पर ले जा सकते थे उसके लिए। लेकिन ये कह रहा है, ये तो वायर कह रहा है कि हम तो खुद इनफाइनाइट हैं, तुम कहाँ ले जाओगे, तुम जितनी भी दूर ले जाओगे, इनफाइनाइट का इनफाइनाइट से कोई कंपैरिजन नहीं होता है। ये मत सोचिएगा ये छोटा इनफाइनाइट है, ये बड़ा इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का कंपैरिजन नहीं होता। हालांकि कुछ जगहों पे हम कर सकते हैं ग्राफ वगैरह देखने के लिए, लेकिन ये खुद में अपने आप में इनफाइनाइट है, तो इससे दूर इनफाइनाइट कहाँ तुम ले जाओगे? इनफाइनाइट पे तो ले जाना पॉसिबल ही नहीं है इसको, जब ये खुद ही अपने आप में इनफाइनाइट है। हम्म वायर कहेगा कि मैं तो खुद इनफाइनाइट हूं, तुम कहाँ इनफाइनाइट ले जाओगे, तो इसलिए पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता। पोटेंशियल की बेसिक डेफिनेशन है उस पॉइंट से किसी एक पॉइंट से इनफाइनाइट पर एक कूलम के चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन होता है बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। यहाँ पे एक्सटर्नल वगैरह की बात मैंने कह रहा हूँ, एक्सटर्नल वाली कहानी बुक्स में लिखी होती है, लेकिन मैंने
उसको समझा दिया था पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो बार बार कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे जो हम वर्क डन बात कर रहे हैं वो बाय द इलेक्ट्रिकल फोर्स है, बाय द ऐसा बोले तो वायर है जो इस पे चार्ज है, जो चार्ज वर्क कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम पोटेंशियल क्यों नहीं डिफाइन होता है लॉन्ग वायर के लिए। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है। अब जैसे यहाँ से यहाँ तक इस चार्ज, किसी चार्ज को ले जाएं, पॉइंट एक यहाँ पे 1 है और यहाँ पे पॉइंट 2 है, तो यहाँ से किस चार्ज को लेकर जाएं तो पोटेंशियल डिफरेंट डिफाइन डिफरेंस यहाँ का V1 माइनस V2 इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला बताया था कल। या तो आप वर्क डन से करें, फोर्स से करें, या फिर E डॉट dr 1 to 2। ठीक है, ये फार्मूला निकाल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा वी भी बुक्स वगैरह में डेल्टा वी लिखा रहता है, इसी को V1 माइनस V2 को डेल्टा वी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूले से लगा के हम लिख सकते हैं। अब देखिए लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर करके अगर हम इसका रखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग के टर्म में आता है वो, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है ये सब, तो मैं इसका डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ। बस कुछ करना नहीं है आपको, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पता है, तो हम रख देंगे 1 से 2 आर प्लस आर डी आर करके। लेकिन ये हमारे सिलेबस में है नहीं। ठीक है, जे एडवांस वगैरह में है, आते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड। अभी हम उस बात को डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, ये हो गया, हमने ये समझ लिया कि लॉन्ग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्ग वायर या लॉन्ग शीट के लिए पोटेंशियल नहीं डिफाइन होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है। और क्यों नहीं होता ये बात मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन की। नेक्स्ट डेरिवेशन है हमारा, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल निकाला था, वैसे पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल निकालेंगे। ठीक है, पोटेंशियल पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल स्मॉल या फिर स्टैंडर्ड डाइपोल बोलते हैं। ऐसा क्यों बोला जा रहा है स्मॉल या फिर स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड डाइपोल क्या होता है? हमें लगता है जितना हमारे सिलेबस में है कि डाइपोल में दो चार्ज होते हैं ना, ऐसा नहीं है। डाइपोल में बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है, इनफैक्ट जे मेंस और एडवांस तक के सिलेबस में यही है कि दो ही चार्ज वाले, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, दोनों इक्वल चार्ज। लेकिन अगर अगर एक चार्ज का सिस्टम दिया जाए हमें, पास पास बहुत सारे चार्ज हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारे Q1 Q2 Q3 Q4 हो, और इनका सम जो अगर जीरो आ जाए, इनका सम जीरो आ जाए, सारे चार्ज को जोड़ा जाए, उनका सम जीरो हो जाए, यानी कि जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव है, तभी तो सम जीरो आएगा। तो इस सिस्टम को भी हम डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं होता, डाइपोल में दो चार्ज ही नहीं होते, लेकिन ये वाला डाइपोल हमारे सिलेबस में नहीं है। चलिए अब बात करते हैं डाइपोल में। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला याद हो फार्मूला क्या था? एक आया था KP/R³, एक आया था 2 KP/R³, एक्सियल, और एक्सियल में 2 KP/R³ आया था। और इक्वेटोरियल प्लेन में, पहले तो डाइपोल में बना दें, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा, इनके बीच की डिस्टेंस जो होगी 2L होगी, मिड पॉइंट से L डिस्टेंस पे। ठीक है, एक डाइपोल मोमेंट डिफाइन होता है Q इंटू इनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, आप L भी ले सकते हैं, आप L भी ले सकते हैं, तो L/2 हो जाएगा। कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा, कैलकुलेशन में थोड़ा आसान लगे इसलिए L/2L लिया जाता है, और LL है तो L/2 आएगा कैलकुलेशन में, और क्या। ठीक है, अब यहाँ से हम 3 पॉइंट में, 3 जगहों पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। एक तो इक्वेटोरियल प्लेन पे, इसके मिड पॉइंट से ये जो प्लेन बन रहा है, इस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। इसके एक्सियल लाइन में, इसके एक्सिस के अलोंग जो है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, और किसी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। तो इन्हीं तीनों पॉइंट पे हमें क्या करना है, पोटेंशियल भी कैलकुलेट करना है। मान लीजिए यहां से जो है एक्स डिस्टेंस पे, इसके इक्वेटोरियल प्लेन में, पहला इन इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन, तो इक्वेटोरियल प्लेन में हमने एक पॉइंट लिया यहाँ पे, मिड पॉइंट से जो है एक्स डिस्टेंस पे। हाँ,
चलिए एक्स ले लीजिए, ठीक है। अब जो है इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, सॉरी पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। तो पोटेंशियल के लिए दो चार्ज हैं, माइनस क्यू के कारण देखेंगे, प्लस क्यू के कारण देखेंगे। ये दोनों को हम पॉइंट चार्ज तो कंसीडर कर ही सकते हैं ना, तो क्यू क्यू बाई आर वाला फार्मूला लगा लेंगे और दोनों को बिल्कुल एकदम अलजेब्रिक सम कर देंगे। यहाँ पे वेक्टर वगैरह नहीं करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में याद करिए वेक्टर होता था तो वेक्टर सम निकालना होता था, यहाँ पे एंगल वगैरह देखना पड़ता, तो यहाँ पे सिंपल सा अलजेब्रिक सम कर देना। तो इसके कारण ड्यू टू डायरेक्ट लिखते हैं ना, पॉइंट पी है वीपी, तो माइनस क्यू के कारण के क्यू माइनस क्यू, पोटेंशियल में याद करिए मैंने लिखा था वहां पे कि विद साइन को चार्ज चार्ज को विद साइन रखते हैं। अब ये डिस्टेंस यहां से ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, अभी तो ये बात रट जानी चाहिए आपको, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया के क्यू बाई आर, प्लस इसके कारण देखेंगे तो सेम डिस्टेंस तो सेम होगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के कारण देखेंगे तो कितना आएगा, के क्यू बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों मिलके जीरो हो जाएंगे, यानी कि इक्वेटोरियल पे किसी भी पॉइंट पे, इक्वेटोरियल प्लेन के, प्लेन का मतलब क्या है, इक्वेटोरियल प्लेन पे सभी कोई भी पॉइंट लेंगे, दोनों चार से डिस्टेंस सेम रहती है, इसलिए डिस्टेंस सेम है तो दोनों में ये वाला पूरा पार्ट एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों मिलके जीरो हो जाएंगे, यानी कि इसके जो है पोटेंशियल जो है इक्वेटोरियल प्लेन में जीरो हो जाएगा, ठीक है। आगे इसी प्लेन को हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे, अभी तो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आगे बात करेंगे, ठीक है। ये हो गया इक्वेटोरियल प्लेन में, चलिए एक्सियल पोजीशन में निकाल लेते हैं, रब कर दूं मैं इसको, आप नोट कर लें। कितना टाइम हो गया, एक एक हमने लिया है, चलिए जल्दी से मैं बना दे रहा हूँ, माइनस क्यू प्लस क्यू हो गया एल हो गया P। ये इसके मिड पॉइंट से एक्सियल लाइन में एक पॉइंट है P, जिसका पोटेंशियल है VP, ठीक है। इस पॉइंट पे हमें निकालना है, तो मिड पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे, ठीक है। फिर वही काम करेंगे, VP इक्वल्स टू सेकेंड वाला डाल लेना, इन एक्सियल लाइन, इन इन प्लेन नहीं लाइन, ठीक है, इन एक्सियल लाइन, तो VP प्लस क्यू के कारण लिखें, प्लस क्यू से ये डिस्टेंस कितनी है, ध्यान से देखिए ये पूरा R है ये L है, तो R में से L माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस बचेगी, तो K Q अपॉन R माइनस L प्लस, माइनस किसे लिखेंगे, तो देखिए ये डिस्टेंस R है और ये L है, तो R प्लस L हो जाएगा माइनस क्यू की डिस्टेंस, कहां से, पॉइंट P से माइनस क्यू की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R प्लस L, तो K, लेकिन साइन इसका माइनस क्यू अपॉन R प्लस L, चलिए इन्हीं को हम सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख दूं इसको, ये वाला माइनस आ गया माइनस हो जाएगा, चलिए अब R माइनस एल इंटू आर प्लस एल करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, चलिए के क्यू तो दोनों में आएगा, के क्यू बाहर ही रखते हैं, के क्यू को बाहर ही रखते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा ये, आर प्लस एल, आर प्लस एल माइनस आर माइनस एल करेंगे तो माइनस आर और प्लस एल हो जाएगा, माइनस आर प्लस एल, सॉल्व करिए इसको, कई बार सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 2l बचेगा, वीपी इक्वल टू के क्यू इंटू 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। देखिए स्मॉल डाइपोल हमने पहले से बोला, स्मॉल डाइपोल का मतलब ये जो इसके बीच की डिस्टेंस है ना बहुत छोटी होती है, एल की वैल्यू बहुत छोटी होती है, और अगर बहुत छोटी डिस्टेंस बहुत छोटी वैल्यू हो तो कोई बहुत छोटा नंबर हो
उसका स्क्वायर जब हम करते हैं तो वो वैल्यू और भी छोटी हो जाती है। तो सिंस एल स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन टू आर स्क्वायर, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। एल स्क्वायर को इग्नोर कर देंगे, लगभग ये जीरो हो जाता है, अप्रॉक्स जीरो। तो कितना बचेगा, क्यू इंटू ट्वेल्व। देखिए कुछ याद आ रहा है, ऊपर लिखा हुआ मैंने अभी, ये होता है डाइपोल मोमेंट पी। तो वी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर। चलिए ये फार्मूला हमको मिल गया। डायरेक्शन वगैरह की बात यहाँ पे नहीं करनी, याद रखिएगा। पोटेंशियल जो है कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये हमने देख लिया। डाइपोल के कारण एक तो इक्वेटोरियल प्लेन में कितना होता है, जीरो होता है। एक्सियल लाइन में कितना होता है, केपी बाई आर स्क्वायर। आर ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल से, ठीक है। अब हम क्या करें, जनरल पॉइंट पे निकाल लें, एक जनरल पॉइंट पे निकाल लेते हैं, चलिए। जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन हमने किया था, याद करिए। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू। इस डायरेक्शन में होता है डाइपोल मोमेंट पी, ठीक है। जनरल पॉइंट यानी कि इससे हमने मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पे और डाइपोल मोमेंट से थीटा एंगल पर हमने एक पॉइंट लिया पी। इस पॉइंट पे निकलना है इस बार हमें, ठीक है। तो तरीका क्या था, तरीका मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में अच्छे से समझा चुका हूं, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि पी के दो हम कंपोनेंट करते हैं। एक तो इधर की तरफ, उस पॉइंट की तरफ जहां पे निकालना है, तो इधर थीटा एंगल है, तो इधर आ जाएगा पी कॉस थीटा। कितना आ जाएगा, पी कॉस थीटा। और उसके परपेंडिकुलर इधर आ जाएगा पी साइन थीटा, पी साइन थीटा, ठीक है। देखिए डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होती है, तो इधर हो गया डाइपोल मोमेंट पी। और चलिए पॉइंट कंफ्यूज कर रहा है आपको, तो ए ले लेते हैं, ठीक है, पॉइंट ए पर। तो पी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में आएगा और पी साइन थीटा इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा। तो अब हम लिखेंगे फॉर पी साइन थीटा। देखिए पी साइन थीटा के लिए ये जो डाइपोल मोमेंट है, पी साइन थीटा के लिए पॉइंट ए कैसा पॉइंट है, इक्वेटोरियल है या एक्सियल। अभी ना हमने इक्वेटोरियल और एक्सियल कैलकुलेट कर लिया है, तो देखिए ये डाइपोल मोमेंट पी इधर की तरफ है ना, तो इससे परपेंडिकुलर ही तो है, और मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पे है। तो इक्वेटोरियल प्लेन में हुआ कि नहीं ये पॉइंट, तो इक्वेटोरियल प्लेन में डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल होता है, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, जीरो होता है। तो ड्यू टू पी साइन थीटा हो जाएगा जीरो यहाँ पे। पी साइन, फॉर पी साइन थीटा लिख दे रहा हूं मैं इसको पूरा, फॉर पी साइन थीटा पॉइंट ए, पॉइंट ए इज इन इक्वेटोरियल प्लेन, इन इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। ये हो गया पी साइन थीटा के कारण। तो अगर इक्वेटोरियल है तो वी ए क्या हो जाएगा, जी। तो क्यों जीरो है, क्योंकि इक्वेटोरियल प्लेन में है और इक्वेटोरियल में जीरो होता है, ये बात हमने अभी भी निकाला है। अब पी साइन थीटा के लिए देखते हैं, फॉर पी कॉस थीटा, फॉर पी कॉस थीटा पॉइंट ए, पॉइंट ए इज इन एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन हो गया, ठीक है। तो एक्सियल लाइन में कितना होता है, वी ए कितना हो जाएगा, वी ए कितना हो जाएगा, हम्म, के पी बाई आर स्क्वायर होता था, एक्सियल लाइन में के पी बाई आर स्क्वायर होता है, तो के पी कॉस थीटा हो जाएगा, और क्या, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ये आ गया फॉर्मूला। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर हम थीटा को 0 डिग्री लेंगे तो एक्सियल लाइन में आ जाएंगे, कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो के पी बाई आर स्क्वायर, यानी कि एक्सियल लाइन में के पी बाई आर स्क्वायर। अगर थीटा को 90 डिग्री लेंगे तो किस में आ जाएंगे, इक्वेटोरियल प्लेन में आ जाएंगे, और इक्वेटोरियल प्लेन में जीरो होता है, कॉस 90 की वैल्यू होती है जीरो, तो पोटेंशियल जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डाइपोल की कहानी खत्म होती है, क्वेश्चन आगे मिलेंगे। आज हम एक डेरिवेशन और कर लेते हैं।
स्फेयर वाला डेरिवेशन, ठीक है, ताकि सारे दो तीन ही फार्मूले हैं, यही तीन फार्मूले हैं, एक तो पॉइंट चार्ज के कारण है और एक डाइपोल का हमने कर ही लिया, एक स्फेयर का बचा है, वो डेरिवेशन कर लेते हैं, फिर जो है क्वेश्चन पे आएंगे। नोट कर लीजिए इसको। में क्या है? एक जनरल पॉइंट, तीसरा वाला पार्ट है ना ये। पहले हमने कहाँ पे निकाला? इक्वेटोरियल पे, फिर उसके बाद ट्यूटोरियल पे निकाला, उसके बाद एक्सियल पे निकाला, फिर एक जनरल पॉइंट ले लिया, थीटा एंगल और आर डिस्टेंस पे। रफ करें इसको। चलिए फिर कभी देख लेते हैं। बात करेंगे पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू स्फेयर। कौन सा स्फेयर? हम्म स्फेयर में तो कई स्फेयर होते हैं। हॉलो स्फेयर होता है, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग होता है, हॉलो होता है, सॉलिड होता है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने बताया था, कौन कौन सा स्फेयर होता है? अगर हॉलो होगा, एक तो हॉलो होता है, एक सॉलिड होता है, ठीक है। अब इनमें दो पार्ट होते हैं, एक हो सकता है हॉलो कंडक्टिंग हो या फिर हॉलो नॉन कंडक्टिंग हो, सॉलिड कंडक्टिंग हो या फिर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग हो। तो इस तरह से चार कैटेगरी बनती है, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, चार कैटेगरी बनती है। लेकिन तीन का हमने एक साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वाला याद कीजिए, तीन का हमने एक साथ डेरिवेशन किया था और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का अलग किया था। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि तीन, कौन कौन से तीन? हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग। हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग, याद रखिएगा इनको। इनके कारण हमने एक किया था, क्योंकि इनमें इन तीनों में जो है चार्ज, जब हम इसको चार्ज करते हैं तो चार्ज सरफेस पे ही रहता है, चार्ज सरफेस पे ही रिसाइड करता है, ठीक है। तो इन तीनों का एक साथ करेंगे, फिर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग लेके उसमें अंदर भी चार्ज रहेगा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में अंदर भी चार्ज रहता है, तो उसका डेरिवेशन हमें अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ? ड्यू टू ऐसा स्फेयर, हॉलो, या फिर सेल लिखा होगा तब भी याद रखिएगा, हॉलो। हॉलो में क्या क्या, चाहे कंडक्टिंग हो, चाहे कंडक्टिंग हो, चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, या फिर और क्या हो सकता है? सॉलिड कंडक्टिंग। सॉलिड कंडक्टिंग में भी तो चार्ज सरफेस पे होता है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर, ठीक है। तो तीन तरह के स्फेयर के लिए हम एक साथ कर लेंगे, हॉलो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग हो या फिर सॉलिड कंडक्टिंग हो, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं, एक हॉलो स्फेयर बना लेते हैं। चाहे हॉलो होगा चाहे सॉलिड, चार्ज हमें पता है सरफेस पे ही रुकेगा। तो चार्ज जो दिया जा रहा है वो कहाँ है? सरफेस पे है, ठीक है। तो सेंटर यहाँ पे सी, और इसकी रेडियस कितनी है? आर बोल दे रहे। चार्ज क्यों दिया गया है, ठीक है। देखिए फाइनाइट चार्ज है ना, फाइनाइट साइज है, तो इसके लिए पोटेंशियल डिफाइन होगा। फाइनाइट नहीं होता है, इनफाइनाइट होता तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है। तो इसके तीन पॉइंट पे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इसके अंदर, सरफेस पे और बाहर, तीन जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन किया था, वैसे तीन जगह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन करना है। तो सबसे पहले सेंटर की बात करें, सेंटर वाला याद करिए, मैं एक रिंग का बताया था पिछले लेक्चर में, लास्ट क्वेश्चन कराया था, एक रिंग के कारण उसके एक्सियल पॉइंट पे हमने पोटेंशियल निकाला था और उसका फार्मूला आया था के क्यू टोटल अपॉन आर। आर क्या था? तभी रिंग का जो है चार्ज, सभी चार्ज का जिस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना था उस पॉइंट की डिस्टेंस थी। तो यहाँ पे देखिए सेम वही कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं कि नहीं, हालांकि ये स्फेयर है पूरा, लेकिन स्फेयर के सरफेस पे
स्फीयर के सरफेस पे सारा चार्ज रिसाइड है यहाँ पे। तो सेंटर से अगर बात की जाए, सेंटर वाले केस में, तो सारा चार्ज सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है कि नहीं? बताइए। अगर देखिए बहुत सारे चार्ज हो, मैं बता दे रहा हूँ एक बार फिर से ये कॉन्सेप्ट। अगर बहुत सारे चार्ज है, मान लीजिए Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, इस तरह से बहुत सारे चार्ज हैं, और हमें एक पॉइंट दिया गया है जिससे सारी डिस्टेंस सेम है, सभी चार्जों की डिस्टेंस सेम है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि क्यू टोटल मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, जितने भी चार्ज हैं उनका टोटल अपान इनके बीच की डिस्टेंस, चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस इस पॉइंट पे निकालना था। ठीक है। शर्त ये है कि सभी चार्ज, जितने भी चार्ज हैं, उनकी पॉइंट से डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। जिस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, उस पॉइंट से डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, तभी हम ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे कुछ मिलता जुलता लग रहा है कि नहीं? स्फीयर में सारा चार्ज जो है सरफेस पे रिसाइड करता है, सरफेस पे चार्ज है। और सेंटर से बात की जाए तो सरफेस को, सेंटर से, जाहिर सी बात है, इतना तो आप समझदार रहे हैं कि सेंटर से सारा चार्ज जो है इक्वल डिस्टेंस पे है। कितनी डिस्टेंस पे? कैपिटल आर पे। तो सीधा सीधा अगर हम लिखना चाहें, चलो मैं इस पॉइंट को लिख दे रहा हूँ, सिंस डिस्टेंस, या फिर ऐसे लिख देते हैं डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड ऑल चार्जेस, ऑल चार्जेस, जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस पे है, इज सेम, या फिर इक्वल। इक्वल कितना है वो? आर। ठीक है। तो हम वो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो V एट सेंटर कितना हो जाएगा? कि टोटल चार्ज है कितना? Q अपॉन R। ठीक है। V एट सेंटर। ये बात समझ में आई कि नहीं? देखिए इंटीग्रेशन से भी हम डिराइव कर सकते हैं इसको, अभी मैं बता दूंगा दूसरा तरीका। लेकिन एक तरीका इस तरह से हम सोच सकते थे कि नहीं? आसान तरीका है, क्योंकि सारे चार्ज की डिस्टेंस सेम है। और इसमें हमें, वहां पे मैंने बताया था कि याद करिए रिंग में, कि चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, यहाँ हालांकि यहाँ तो यूनिफॉर्म है तो कोई दिक्कत और नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म होता तो भी हम इसको लगा सकते थे, क्योंकि हमें ओवरऑल चार्ज से मतलब है और डिस्टेंस से मतलब है। चार्ज डिस्टेंस सेम है तो चार्ज कुछ भी हो। ये बात हो गई सेंटर पर। अब बात करते हैं अंदर के किसी और पॉइंट पे। ठीक है। अच्छा, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होती है ना? हम्म। अगर इस तरह से कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर भी होता तो भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती? नॉन कंडक्टर में भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती। क्यों होती? इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जीरो होती है। चलिए, अब यहां से हम बात करते हैं। अंदर पे एक पॉइंट लिया हमने, पॉइंट ले लिया पी, सेंटर से आर डिस्टेंस पे ले लिया। यहाँ पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है। एक तरीका ये है, दो तरीके से मैं बता रहा हूँ उसको। फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, वीसी से वीपी जाए, तो वीसी माइनस वीपी इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डॉट डी आर करेंगे। ये कर सकते हैं कि नहीं? अभी फार्मूला होता है ना, कहाँ से कहाँ तक? सी टू टी। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो ये वाला पार्ट पूरा हो जाएगा जीरो। तो वीसी माइनस वीपी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। सिंस इक्वल्स टू जीरो इनसाइड। ठीक है। तो यहां से आ जाएगा वीसी इक्वल्स टू वीपी, वीसी इक्वल्स टू वीपी। और वीसी कितना आया था? के क्यू बाई आर, दिख रहा है यहाँ पे। तो एक तो हमने इस तरीके से इसका पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया, के क्यू बाई आर, अंदर वाले किसी पॉइंट का। तो एक बात यहाँ पे हमें ये समझ में आ रही है कि अंदर सभी पॉइंट का पोटेंशियल जो है सेम आ रहा है, क्योंकि सेंटर का के क्यू बाई आर है, यहाँ का निकालेंगे के क्यू बाई आर। स्मॉल आर से हमें कोई मतलब नहीं है। दूसरा तरीका एक बार करके देख लेते हैं।
चलिए, दूसरा तरीका जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल का वो अगर हम लगाएं, कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम किसी पॉइंट से किसी चार्ज को इनफाइनाइट, किसी चार्ज क्या एक कूलम के चार्ज को हम इनफाइनाइट तक ले जाएं तो जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय चार्ज जो भी दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है या फिर चार्ज दिया गया है, तो उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क डन होगा उसी को हम पोटेंशियल कहेंगे। यानी कि इस पॉइंट से हम इनफाइनाइट तक एक कूलम के चार्ज को ले जाएं, जो भी उस पर इस सिस्टम द्वारा वर्क डन होगा उसी को हम पोटेंशियल बोलेंगे। इतनी बात समझ में अगर आ गई है तो मैं इसका डिराइव करता हूँ। कहाँ कर दूं? रफ करना पड़ेगा मुझे इसको। डिराइव करते हैं सेकंड मेथड। आप चाहें तो बोर्ड में यही फॉलो करिएगा, सेकंड वाला। बोर्ड वाले वो समझेंगे नहीं, समझ तो जाएंगे लेकिन उनके हिसाब से आपके नंबर काट सकते हैं वो बोर्ड एग्जाम में। तो यही वाला करिएगा, सेकंड मेथड। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। हम्म। और जैसे ही बाहर गया फिर सरफेस पे आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बनना शुरू हो जाएगी। तो हम डायरेक्ट इनफाइनाइट नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? आप देख ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमें ओवरऑल इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे जीरो 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 अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा, आपको याद है के क्यू बाई आर। तो यहाँ पे फंक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इसको बोलते हैं। आप अगर मैथ के स्टूडेंट हैं तो 11th में आप लिमिट एंड कंटिन्यूटी चैप्टर में पढ़ेंगे या फिर पढ़ा होगा। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, तो उसको बाई पार्ट में करके करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से पी से इस पॉइंट से आर से लेकर सरफेस तक अगर हम जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। फिर सरफेस से कहाँ चले जाएं? इनफाइनाइट चले जाएं। ओवरऑल हमें यहाँ से इनफाइनाइट जाना है, तभी तो पोटेंशियल कैलकुलेट होगा। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा, पी से लेकर एक कूलम के चार्ज को हमें कहाँ जाना है? इनफाइनाइट तक जाना है। ठीक है, तो हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड एक यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आ रही थी, तो हम यहाँ से स्मॉल आर से कैपिटल आर तक जाएंगे, यानी कि सरफेस जाएंगे, फिर सरफेस से इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो वी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई डॉट डी आर। ऐसे मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, ई डॉट डी आर कहाँ से कहाँ तक होना होता है? आर से इनफाइनाइट तक। आर डिस्टेंस पे है, आर से इनफाइनाइट जाना होता है, लेकिन हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे। एक बार स्मॉल आर से कैपिटल आर, स्मॉल आर से कैपिटल आर, यानी कि सरफेस पे पहुंच गए, ई डॉट डी आर। और कैपिटल आर से सरफेस से जो है कहाँ चले जाएंगे? इनफाइनाइट चले जाएंगे, ई डॉट डी आर के दो पार्ट में इसको हमने तोड़ दिया। ये वाला पार्ट हो जाएगा जीरो। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है। ये बचेगा वीपी इक्वल टू क्या बचेगा? ई की वैल्यू यहाँ पे सरफेस पे कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू? आर टू इन्फिनिटी के क्यू बाई आर डी आर। ठीक है, तो के क्यू बाहर आ जाएगा, के क्यू कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। आर टू इन्फिनिटी वन बाई, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, आप चाहे तो बाहर कोई पॉइंट ले लें, डी आर के लिए बाहर ही ले लेते हैं, तो स्मॉल आर स्क्वायर कर देंगे। नहीं, सरफेस से कर रहे हैं ना, तो सरफेस पे ही लीजिए। बस इसको कैपिटल आर चाहे तो कर लीजिए, नहीं तो स्मॉल आर भी रहेंगे। बस उसी के रिस्पेक्ट में, जिसमें जिसको इंटीग्रेट करना है जिस फंक्शन को, उसी के रिस्पेक्ट में करना है ना, जिसमें चेंज हो रहा है, तो डी आर में हम कर दे रहे हैं। अब क्या होगा? इंटीग्रेट करिए। याद करिए पिछले लेक्चर में, जब अभी याद आ गया मुझे, इसका मैं इंटीग्रेशन कर रहा था, जब पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा था, तो उसका इंटीग्रेशन का फार्मूला लिखते समय मैंने एक गलती कर दी थी। वहां पे मैंने डिफरेंशिएशन का फार्मूला लगा दिया था। डिफरेंशिएशन का फार्मूला लगाया था, तो वहां पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज दिख रहा था मैं, लेकिन इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है? एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन। जब वो लगाएंगे तो वन अपान आर स्क्वायर का माइनस वन अपान आर आता है। ठीक है, आप इसको लगा के देख लीजिएगा, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन होता है। तो वीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? के क्यू, वहां पे मैंने डिफरेंशिएशन का फार्मूला लगा दिया था, के क्यू बाई कितना हो जाएगा? वन अपान आर स्क्वायर को माइनस वन बाई आर, कहाँ से कहाँ तक? आर से इन्फिनिटी तक। लिमिट पुट कर दीजिए, तो वन अपान इन्फिनिटी करेंगे ये हो जाएगा जीरो, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो
1/r बचेगा। ठीक है, ओवरऑल लिमिट पुट करेंगे। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ 0 माइनस माइनस का 1/r। ये कितना हो जाएगा? Vp इक्वल टू KQ/r। आ गया वही चीज। KQ/r ही है ना। लेकिन दूसरा तरीका, यही तरीका आपके बुक्स में दिया रहता है और बोर्ड वाले शायद यही चाहते भी हैं आपसे कि यही आप एग्जाम में करें, तो यही करिएगा। वो वाला तरीका, सेंटर से हम अपना कॉन्सेप्ट लगा लिया कि सभी चार्ज इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो सेंटर पे जीरो, सॉरी, सेंटर पे के टोटल चार्ज अपान आर, KQ/r हो जाएगा। और फिर हमने यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो करके देखा, तो वहां से Vp इक्वल्स टू VC आ गया, तो वहां पे KQ/r कर दिया। फिर जो है हमने दूसरा तरीका लगाया, इंटीग्रेशन वाला तरीका। क्या किया? आर से एक बार सेंटर सरफेस पे ले गए, सरफेस से इनफाइनाइट पे। ओवरऑल हमें पी से इनफाइनाइट तक जाना था, लेकिन बीच में डिसकंटिन्यूअस फंक्शन पड़ रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो, यहाँ अचानक से बढ़ जा रही थी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। और वहां पे डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते हैं जहां पे डिसकंटिन्यूटी हो, तो उसको बाई पार्ट में तोड़ के जहां तक जीरो था एक बार वहां तक किया, फिर जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी वहां से इनफाइनाइट तक किया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अंदर हो गया, अंदर सभी पॉइंट पे कितना है, क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, अंदर क्या है? अंदर सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। फील्ड कांस्टेंट कितना है? कितना, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे दिमाग में नहीं चल रहा है, पोटेंशियल, पोटेंशियल कांस्टेंट है। और कितना है? V इक्वल टू KQ/r। चाहे सेंटर की बात करें, चाहे सरफेस पे, चलिए बाहर भी निकाल लेते हैं, सरफेस पे भी यही होगा, निकाल लेते हैं। बाहर किसी पॉइंट के लिए देख लें, रफ कर दूं मैं इसे। हम्म बाहर के किसी पॉइंट के लिए देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है, P सेंटर से R डिस्टेंस पे है, यहाँ पे हमें लगाना है। तो VP को सिर्फ सिंपल सा, फॉर R ग्रेटर देन R, यानी कि आउटसाइड स्फीयर, आउटसाइड स्फीयर क्या करेंगे? VP इक्वल्स टू इंटीग्रेशन E.dr कहाँ से कहाँ तक? P से इनफाइनाइट तक ले जाएंगे ना, इस पॉइंट से इनफाइनाइट तक ले जाएंगे। इस बार तो कोई डिसकंटिन्यूटी का प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रॉम, ये R डिस्टेंस है, तो R से, सेंटर से R डिस्टेंस से इनफाइनाइट तक, R से इनफाइनाइट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? KQ/r², बाहर KQ, सॉरी, स्मॉल r, और dr। तो ओवरऑल पिछला बार मैंने इंटीग्रेशन किया था, कितना, कैसे हो जाएगा ये? वही आ जाएगा, KQ बाहर आ जाएगा, 1/r², तो 1/r। फिर इसको पुट करेंगे हम, तो 1/r आ जाएगा। तो डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ KQ/r। ठीक है, बाहर KQ/r, बाहर KQ/r। और ऐसा लग रहा है, इट सीम्स, इट सीम्स all charge concentrated at center, concentrated at center। ठीक है, सभी चार्ज सेंटर पे रखा हुआ, उससे r डिस्टेंस पे हमने पोटेंशियल कैलकुलेट किया, KQ/r, जैसे पॉइंट चार्ज का आता था। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यही सारे कॉन्सेप्ट लग रहे थे। ठीक है, ये हो गया, बाहर हो गया, अंदर हो गया। सरफेस पे क्या करेंगे? R इक्वल टू कैपिटल R रख देंगे, एट सरफेस, एट सरफेस VP इक्वल टू KQ/R हो जाएगा। यानी कि सरफेस तक, अंदर या फिर सरफेस तक बात करें तो KQ/R कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल। ठीक है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती थी, लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होता है। अब कर दें इसको, सॉलिड स्फीयर की बात कर लें।
सॉलिड कैसा स्फीयर रहेगा? नॉन कंडक्टिंग। देखिए अगर आपको अंदर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है तो नॉन कंडक्टिंग ही होगा, क्योंकि अगर कंडक्टिंग कंडक्टर होता तो सारा चार्ज तो स्फीयर पे आ जाता ना। पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग अगर होगा तो चार्ज हमने इसमें यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, ये आप इतना समझ के चलिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे सेंटर है, इसकी रेडियस है कैपिटल आर। बाहर की बात कर लेते हैं। कितना चार्ज दिया गया है? क्यू चार्ज दिया गया है। ठीक है, क्यू चार्ज दिया गया है तो फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर यानी कि आउटसाइड, आउटसाइड स्फीयर। चलिए, तो यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे वीपी ले लेंगे, एक पॉइंट पी जिसका पोटेंशियल वीपी है, तो वीपी कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, कहाँ से कहाँ तक? आर से इनफाइनाइट तक। सारी चीजें वही रिपीट हो रही हैं, हॉलो स्फीयर वाली, ध्यान से देखिएगा। आर से इनफाइनाइट। ई क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड वही होता है जो हॉलो स्फीयर का होता है। बाहर वाले पॉइंट के लिए तो के क्यू बाई आर स्क्वायर ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर। देखिए डी आर वेक्टर फॉर्म में लिखा है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर वेक्टर जो है वो सेम डायरेक्शन में है, कॉस थीटा करेंगे तो कॉस जीरो ही होता है। ठीक है, तो उसको बार बार मैंने बताया नहीं है, उसको समझ लीजिएगा आप इतना। यहाँ पे ई डी आर कॉस थीटा कॉस जीरो होगा, कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो ई डी आर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखी हमने डी आर। के क्यू बाहर आ जाएगा, के क्यू बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 1/r² डी आर बचा। ठीक है, 1/r² का इंटीग्रेशन -1/r, के क्यू -1/r, कहाँ से? आर से इन्फिनिटी, आर से इन्फिनिटी पुट करेंगे इन्फिनिटी तो आ जाएगा के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। ठीक है, इसके लिए भी ऐसा लग रहा है कि सारा चार्ज जो है सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। इस पॉइंट को आप चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया। सरफेस पे बात करेंगे तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख देंगे एट सरफेस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो में भी वही होता है। वी एस लिख दे रहा हूँ, के क्यू बाई कैपिटल आर हो जाएगी। चलिए अंदर की बात करते हैं, एक मिनट। नोट हो गया? चलिए अंदर वाला कर लेते हैं, फिर आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, बाहर कितना है? के क्यू बाई स्मॉल आर। सरफेस पे कितना है? के क्यू बाई कैपिटल आर। अंदर वाले पॉइंट के लिए देख लेते हैं हम। और आर इज लेस देन आर, यानी कि जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं सेंटर से वो कैपिटल आर से छोटी है, तो क्या हो जाए? इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर। चलिए ये इस वाले पॉइंट पे हमें निकालना है। ठीक है, वीपी। तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करते थे? अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग गॉसियन सरफेस वगैरह बना देते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस पॉइंट पे आपको बस इलेक्ट्रिक फील्ड की फार्मूला पता होना चाहिए। अंदर के किसी पॉइंट पे आर डिस्टेंस, सेंटर से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट पी क्या होता है, याद है आपको?
के क्यू स्मॉल आर अपान कैपिटल आर क्यू। अगर ये फॉर्मूला नहीं याद है तो आप ये डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, के क्यू स्मॉल आर अपान आर क्यू कैपिटल आर क्यू। स्मॉल आर क्या है? सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहां पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, और कैपिटल आर उसकी रेडियस है, चार्ज है टोटल क्यू। चलिए, तो फार्मूला लगा देते हैं। वीपी इक्वल टू कहां से कहां तक? स्मॉल आर से इंफिनिटी तक, स्मॉल आर से इंफिनिटी तक, ई डॉट डी आर। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी फंक्शन में आ रही है। वहां पे अंदर जीरो था, अंदर जीरो था, बाहर जाते इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही थी, तो वहां पे उसके कारण डिसकंटिन्यूटी बनती थी। यहाँ पे क्यों डिसकंटिन्यूटी? अंदर देखिए अलग फंक्शन है, और बाहर जैसे आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर आउटसाइड कितना बनता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बाहर। तो अलग अलग फंक्शन है ना, अंदर अलग फंक्शन है, बाहर अलग फंक्शन है, यानी कि सरफेस के पास यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फंक्शन में। तो वहां पे हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, फिर यही वहां पे, यहाँ पे वही वाला कॉन्सेप्ट, एक बार हम पॉइंट आर से सरफेस तक जाएंगे, फिर सरफेस से इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, तो इसको दो फंक्शन में तोड़ दे रहा हूं मैं। कैसे कैसे? एक बार स्मॉल आर से सरफेस यानी कि कैपिटल आर, स्मॉल आर से सरफेस यानी कि कैपिटल आर तक जाएंगे, ई डॉट डी आर। चलिए, ई डॉट डी आर कॉस जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दे रहा हूं मैं, के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू डी आर। ठीक है, प्लस कैपिटल आर यानी सरफेस से इंफिनिटी, सरफेस से बाहर कितना होता है? सरफेस पर कितना होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, चलिए, वीपी इक्वल टू के क्यू बाई आर क्यू। के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, कैपिटल आर इसका रेडियस तो कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा, के क्यू बाई कैपिटल आर क्यू बाहर आ गया। क्या बचा यहाँ पे? आर डी आर, आर से कैपिटल आर, आर डी आर, प्लस के क्यू बाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर लिख दीजिए यहाँ पे। पिछले वाले में शायद हमने कैपिटल आर लिख दिया था, तो बाहर के किसी पॉइंट के लिए कैपिटल आर ले लेंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? पिछले वाले फॉर्मूले में जो हमने डेरिवेशन किया था, शायद यहाँ पे कैपिटल आर ले लिया था। ठीक है, तो स्मॉल आर लीजिए, तो के क्यू बाहर आ जाएगा, के क्यू बाहर आ जाएगा, आर टू इंफिनिटी वन पान आर स्क्वायर डी आर। इंटीग्रेशन पता है, के क्यू बाई आर क्यू आर डी आर, एक्स पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन, तो इसका हो जाता है आर स्क्वायर बाई टू, आर स्क्वायर बाई टू, कहां से कहां तक? आर से कैपिटल आर तक। इसका माइनस वन अपान आर होता है, ये कई बार कर चुका हूं, माइनस वन अपान आर, कहां से कहां तक? आर से इंफिनिटी। दिख रहा है यहां तक? चलिए, एक लाइन और आ जाएगा, वीपी इक्व टू कैपिटल आर स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में, चलिए एक बार लिख दे रहा हूँ, फिर इसको रफ करता हूँ, के क्यू बाई आर क्यू, अपर लिमिट रखेंगे कैपिटल आर स्क्वायर बाई टू माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई टू, दिख रहा है, प्लस यहां पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा? के क्यू बाई कैपिटल आर आ जाता है। इसको कितनी बार किया हमने? रख लीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो के क्यू बाई कैपिटल आर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा आगे, और सॉल्व करते हैं, तो रफ कर दे रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू याद रखना, के क्यू स्मॉल आर पान आर क्यू। अब जो है क्या करें, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, या फिर ऐसे देखें? ध्यान से देखिएगा, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, के क्यू बाई आर दोनों में से कॉमन ले ले रहा हूं। ठीक है, सही है सब? ऐसे करते हैं इसको, वीपी इक्वल टू के क्यू बाई आर कॉमन ले लीजिए, के क्यू बाई आर, यहां पे क्या बचेगा? के क्यू बाई आर कॉमन ले तो वन अपॉन आर स्क्वायर बचेगा ना,
या फिर ऐसे करिए आप, पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, के क्यू बाई आर क्यूब को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर आप मान लगे के क्यू बाई आर क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे, आर स्क्वायर से आर कटेगा तो क्या बचेगा, के क्यू बाई टू आर, के क्यू बाई टू आर, ठीक है। माइनस क्या बचेगा, माइनस के क्यू बाई के क्यू इंटू आर स्क्वायर है अपान आर टू आर क्यू, और प्लस क्या है, के क्यू बाई आर। इतनी बात समझ में, के क्यू, आप के क्यू कॉमन ले लीजिए, के क्यू कॉमन ले लिया हमने, क्या बचा यहाँ पे, एलसीएम इसका ले लीजिए, के क्यू सब में है, एलसीएम क्या ले लेंगे, टू आर क्यू, इसको एलसीएम ले लिया, टू आर से डिवाइड करेंगे, एलसीएम के क्यू कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे ऊपर वन बचा है, यहाँ पे आर बचा है, यहाँ पे वन बचा है, टू आर से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, यहाँ पे टू आर क्यूब कट जाएगा तो सिर्फ आर बचेगा, एक मिनट, आर स्क्वायर है ना यहाँ पे, ये आर स्क्वायर, आर नहीं, माइनस आर स्क्वायर बचा, यहाँ पे आर से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, एक आर कटेगा, टू आर स्क्वायर बचेगा, प्लस टू आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। बस लास्ट टाइम वीपी यहाँ पे दिख रहा है, कहाँ लिख दूं मैं, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक, यहीं लिख दे रहा हूँ, वीपी इक्वस टू, वीपी इक्वस टू कितना हो जाएगा, देखिए आर स्क्वायर प्लस टू आर स्क्वायर हो जाएगा थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यूब, तो वीपी इक्वस टू के क्यू, दिख रहा है ना, थ्री आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यूब, ये आ जाएगा पोटेंशियल। यहाँ पे एक बार मैं फिर से फार्मूला लिख दे रहा हूँ, वीपी इनसाइड, ठीक है, अंदर वाले पॉइंट की बात हो रही है, के क्यू थ्री आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यूब, तो ये बनेगा अंदर के पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आप लोग समझ गए होंगे, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन आपको डेरिवेशन आना चाहिए। डेरिवेशन क्या है, बस वही, एक बार आर से सरफेस पे ले जाना है, सरफेस से इनफाइनाइट पे ले जाना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप एक बार देख लीजिए कैसे किया है मैंने, और आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, देखिए तीन ही फार्मूले इसमें याद करने हैं आपको, एक तो पॉइंट चार्ज के क्यू बाई आर याद ही, डाइपोल जो आज हमने किया, और स्फीयर का, ये तीन फार्मूले याद करने हैं, इसी में आपका काम चल जाएगा। अब आगे हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच क्या रिलेशन है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, कुछ टॉपिक्स हैं, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है। दूसरा वाला टॉपिक जो कैपेसिटेंस वाला है वो थोड़ा सा बड़ा है, अभी के लिए आज यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।